वेलकम टू लर्न यूट्यूब चैनल। आज हम लोग मैथ का सेट 34 का सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है 0.63 और 6 और 3 दोनों पे रेकरिंग दिया गया है और 37 यानी प्लस 0.37 यानी दोनों पे रेकरिंग दिया गया है। तो इस सवाल को हम लोग कैसे बनाते हैं, यानी रेकरिंग वाला जब भी सवाल आएगा जैसे 0.7 रहे और 7 पे रेकरिंग रहे तो हम इसको क्या चीज़ लिख सकते हैं 7/9। यानी रेकरिंग अगर हम एक रेकरिंग हटाएंगे यानी एक संख्या पे रेकरिंग हो तो एक 9 नीचे आ जाएगा। जैसे अगर 0.25 रहेगा तो अगर दो संख्या पर रेकरिंग हो तो 2 9 नीचे आएगा। जितना संख्या पर रेकरिंग रहेगा उतना 9 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अगर 0.325 रहे इसमें दो संख्या पे रेकरिंग दें बाकी एक पे रेकरिंग नहीं दें, तब क्या करना है 325 तो लिखना ही है। जिस संख्या पे रेकरिंग नहीं हो उसको माइनस कर देना है। ठीक है, उसके बाद जितना संख्या पे रेकरिंग रहता है उतना 9 आ जाता है और जितना संख्या पे रेकरिंग नहीं रहता है उतना 0 आ जाता है। यानी एक संख्या पे रेकरिंग है तो एक 0 आ जाएगा। जैसे अगर कहीं पे भी 0.4257 दिया गया है और केवल 57 पे रेकरिंग है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 4257 माइनस और 42 पे रेकरिंग है तो 42, यानी जिस संख्या पे रेकरिंग रहेगा उसको माइनस कर देना है डिवाइड बाय जितना संख्या पे रेकरिंग रहेगा उतना 9 और जितना संख्या पे रेकरिंग नहीं रहेगा उतना 0, यानी इसका कैलकुलेशन कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो रेकरिंग जो होता है वो 9 पर होता है और जो डेसिमल होता है वो 100 पे होता है। तो कभी भी इसको हम लोग डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते हैं 0.63 और दोनों पे रेकरिंग और 0.37 को डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते हैं। इसको हम 0.63 को क्या लिख सकते हैं 63/99, यानी दो संख्या पे रेकरिंग है तो 2 9 आ जाएगा नीचे, प्लस 37/99 क्योंकि 37 दो संख्या पे रेकरिंग है तो 2 9 नीचे आएगा। अब अगर हम इसका कैलकुलेशन करेगा तो 99 एलसीएम आ जाएगा और 63 और 37 ऐड होगा तो 100 आ जाएगा। तो जो इसका आंसर होगा 100/99। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक सड़क 1 किलोमीटर लंबी है और उसके दोनों किनारों पर 20 मीटर के अंतर पर पौधे लगाए जाते हैं। जैसे ये एक सड़क है, ये 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर लंबी है, 1000 मीटर लंबी है और 20-20 मीटर पर पौधा लगाया गया है। एक 20-20 मीटर पर पौधा लगाया गया है तो टोटल कितना पौधा लगेगा। तो अगर हम 1000 मीटर लंबी है और 20-20 मीटर पे पौधा लगाया गया है तो इसका मतलब 20 से कितना बार में कट पा रहे हैं 50 बार में कट रहे हैं। यानी जो एक लाइन में होगा वो 51 पौधा हो जाएगा। 50 बार में लगेगा तो 51 यानी एक एक्स्ट्रा पौधा हो जाता है। जैसे छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक अदर एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक मान चलिए 10 मीटर का ये 10 मीटर का सड़क है और हम 5-5 मीटर पे पौधा लगा रहे हैं। तो 5-5 जैसे एक पौधा यहाँ लगाए, फिर एक पौधा यहाँ लगाएंगे 5 मीटर पर, फिर एक पौधा यहाँ लगाएंगे 5-5 मीटर पे पौधा लगाए तो कितना पौधा लगाना पड़ा 3 1 2 3। कैसे आया, पहले हम 10 को 5 से डिवाइड किए तो 2 बार में कटा और एक एक्स्ट्रा पौधा आ गया। ठीक है, तो उसी तरह 1000 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 50 बार में लगेगा और एक एक्स्ट्रा पौधा आएगा। तो यानी इसका मतलब एक लाइन में 51 पौधा होगा। ये एक लाइन में 51 पौधा, फिर अगला इस लाइन में भी 51 पौधा, तो टोटल कितना हो जाएगा 51 + 51 102 पौधा हो जाएगा। यानी जितना बार में लगेगा उससे एक ज़्यादा पौधा की संख्या हो जाता है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। जैसे इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहला तरीका ये होगा कि सिंपल इस दोनों को गुना करके ये जोड़ के और फिर बटा करके इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका ये होगा कि हम क्या करेंगे, इसको केवल यूनिट डिजिट यानी इकाई स्थान देखकर भी हम इस सवाल को बना सकते हैं। अगर इकाई स्थान केवल हम देखें तो यहाँ पे इकाई स्थान पर क्या आ जाएगा 9 × 1 + 1 यानी 1 आ जाएगा। 9 × 9 + 1 9 + 1 10 हो जाएगा। तो यानी इकाई स्थान पे 0 आ रहा है। तो इकाई स्थान पे 0 किस संख्या के वर्गमूल में आ सकता है, यानी जिसके इकाई स्थान पे 0 होगा उसी का वर्गमूल में ये 0 आ सकता है। अगर हम इसका इकाई देखें तो 5 × 15 8 23 यानी इसके इकाई स्थान पे 3 आएगा और 0 का वर्गमूल में 3 तो निकल नहीं पाएगा, 0 का वर्गमूल में 0 ही निकलेगा। और 4 × 12 3, अब 12 3 15 यानी इसके इकाई स्थान पे 5 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता ऑप्शन। अगर यहाँ देखें 4 × 12 8 20 यानी इकाई स्थान पे यहाँ पे 0 आ रहा है, तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सॉरी 5 × 15 5 20 यहाँ भी इकाई स्थान पे 0 आ रहा है, यहाँ 2 ऑप्शन मिल रहा है तो यहाँ पे थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ जाएगा। और फिर अगर हम देखें तो ये 21
यानी ये जो 21 दिया गया है 21 के स्क्वायर के लगभग में जा रहा है। तो 5 के स्क्वायर करेंगे अगर तो 5 पूर्णांक में ले जाएंगे तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, यानी 5 लेंगे तो ये 25 पूर्णांक समथिंग होना चाहिए, यानी 25 से ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन इसका ये 25 से कम है तो इसका मतलब ये 4 पूर्णांक में ही जाएगा। तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इसको हम लोग बिना प्रैक्टिस किए यानी बिना गुणा भाग किए भी इसको बना सकते थे यूनिट डिजिट देख के। नेक्स्ट आते हैं, एक कुंड का 3/5 भाग 1 मिनट में भरा जाता है तो शेष कुंड को भरने में कितना समय लगेगा। जैसे 5 भाग में से 3 भाग यानी 3 भाग को भरने में कितना समय लगता है, 60 सेकेंड लगता है, यानी 1 मिनट लगता है ना। 1 मिनट को हम सेकेंड में बदले क्योंकि जो आंसर है वो सेकेंड में दिया गया है। यानी 5 में से 3 भाग को भरने में 60 सेकेंड लगता है तो एक भाग को भरने में कितना सेकेंड लगेगा, 60/3 यानी 20 सेकेंड लगेगा। तो शेष कितना बचेगा, 5 में से 3 भाग तो भरा जा चुका है तो शेष 2 भाग बचा, तो 2 भाग को भरने में कितना समय लगेगा, 20 दूना 40 सेकेंड, यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 40 सेकेंड हो जाएगा। तो जो नीचे होता है वो टोटल भाग होता है, तो 5 में से 3 भाग भरने में 1 मिनट यानी 60 सेकेंड लग रहा है, तो शेष यानी 2 भाग भरने में 40 सेकेंड लग जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 18 लड़का एक कार्य को 24 दिन में करता है तो 27 लड़के उसका कितना दिन में करेंगे। M1 गुने D1 बराबर M2 गुने D2 पर बना लेंगे। तो पहला बार कितने 18 लड़का है 24 दिन लेता है, 27 लड़का मान चलते हैं 1 दिन में बनाएगा, तो यानी 9 से 2 बार में, 9 से 3 बार में, फिर 3 से 8 बार में, तो 8 दूना 16 यानी x बराबर 16 दिन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल आते हैं, अंकित मूल्य 150 है, 20% का छूट जब हम देंगे तो कितना में बेचेंगे। अगर 20% छूट देंगे तो 80% बेचेंगे, 100 में से 20 घटा देंगे तो 80% बचता है, तो यानी 80% बेचेंगे तो कितना लगेगा, 15 × 120 रुपये इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, 2 छूट का एक अकेला छूट क्या होगा, यानी 2 छूट का एक छूट क्या होता है, एकल छूट a + b - ab/100। तो यहाँ पे दोनों छूट 10% का ही है, तो a के बदले में भी 10 आ जाएगा और b के बदले में भी 10 आ जाएगा, -10 × 10/100 यानी ये 10 10 20 हो जाएगा, और ये 00 कटेगा तो ये -1 यानी 19%, यानी 10% का 2 छूट का एक छूट क्या हो जाएगा, 19% हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, एक मेज का अंकित मूल्य 800 है, 10% और 15% की 2 क्रमिक छूट के बाद खरीदा, यानी अगर 800 रुपये अंकित मूल्य था तो उसका जो CP था वो कितना हो जाएगा, 10% छूट पे खरीदा यानी 90% पे खरीदा होगा, फिर 15% का और छूट मिला था यानी 85% अब उसका मूल्य हो गया होगा, यानी टोटल जो क्रय मूल्य आएगा वो कितना आ जाएगा। यहाँ से ये 00 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0, 2 से 4 बार में, 2 से 5 बार में, और ये 5 से 17 बार में, तो जो इसका क्रय मूल्य आ जाएगा कितना आ जाएगा, 17 चौका 68 × 9 यानी 9 × 72 7 और 9 × 54 7 61 यानी 612 रुपये उसका क्रय मूल्य हो गया। और 13 रुपये अगर हम ढुलाई में खर्च करते हैं, यानी जो खर्च हम ढुलाई में करेंगे या तो वो भी क्या होगा, क्रय मूल्य में ऐड हो जाएगा। तो इसका मतलब जो टोटल क्रय मूल्य आएगा उसका 625 रुपये आया, और बेच कितना रहा, यानी एक CP जो आया वो 625 आया, और SP कितना दिया गया है, 875 दिया गया है, यानी क्रय मूल्य 625 और विक्रय मूल्य 875 आ गया। तो यहाँ पे हम लाभ निकाल सकते हैं, तो कितना का लाभ हो रहा है, यहाँ पे 250 रुपये का लाभ हो रहा है, कितना में, 625 में गुना 100 यानी 25 से ये 10 बार में, और 25 से ये 25 बार में, और 25 से फिर ये 4 बार में, यानी 40% का लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, AB की आय का अनुपात BC की आय का अनुपात 3:2 है, यानी A अनुपात B भी 3:2 है और B अनुपात C भी 3:2 है। तो यहाँ ABC का अनुपात हम लोग निकाल ले, ABC का अनुपात AB 3:2 है, 3:2, और BC भी 3:2 है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, फिर इसको इससे गुना करते हैं, फिर इसको इससे गुना करते हैं, तो ये 3 को 3 से गुना करेंगे 9, फिर 3 को 2 से गुना करेंगे 6, फिर ये 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4, यानी ABC को जो आय का अनुपात है वो 9x अनुपात 6x अनुपात 4x आ गया।
अब क्या बोला, ए का एक तिहाई भाग सी का एक चौथाई भाग से 1000 अधिक है, यानी ए का एक तिहाई कितना है 9x, सॉरी ए का भाग 9x है और 9x का एक तिहाई, और सी का एक चौथाई कितना हो जाएगा, सी 4x है, इसका एक चौथाई, और इस दोनों का जो अंतर है वो 1000 दिया गया है। तो यहाँ से 3 से 3 बार में कटेगा और ये 4 से 4 कटेगा, यहाँ 3x बचा और यहाँ x बचा, यहाँ 3x और यहाँ x, 3x में से x गया 2x बराबर कितना 1000, तो x बराबर कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। जब संख्या x बराबर 500 आ गया तो क्या चीज़ पूछ रहा है, b की है, तो b की है कितना था 6x, b की है 6x था, x बराबर 500, तो 6x बराबर 500 गुने 6 यानी 6 पंचे 30 यानी 3000, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 3 कक्षा में छात्रों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है, यानी संख्या का जो अनुपात है 2:3:5 है, और प्रत्येक छात्र में वृद्धि होने पर 4:5:7 हो गया। तो अनुपात में कितना का वृद्धि हो रहा है, प्रत्येक में 2 का वृद्धि हो रहा है, और यहाँ पे बोला जा रहा है प्रत्येक में 20 का वृद्धि हो रहा है, यही 2 का वैल्यू 20 हो गया, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 10। तो क्या चीज़ पूछा है, वृद्धि से पहले छात्रों की कुल संख्या कितना था, छात्रों की कुल संख्या अनुपात में कितना था 2 3 5 5 10 अनुपात में 10, जब 1 का वैल्यू 10 तो ये 10 का वैल्यू 100, यानी जो छात्रों की कुल संख्या था वो वृद्धि से पहले 100 था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक बर्तन में 60 केजी दूध है, उस दूध में से 6 केजी निकाल कर उसके स्थान पर पानी मिला दिया जाए, तो इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया जाए तो इस बर्तन में शेष दूध की मात्रा कितना होगा। जैसे अगर हम इस 60 लीटर में से 6 लीटर दूध निकाल लेते हैं तो 54 लीटर दूध बचेगा, कितना में 60 में, इसका मतलब 6 से 9 बार में और 6 से 10 बार में, यानी 9/10 भाग दूध बचेगा। इसको अच्छे से समझना है। जैसे अगर 60 लीटर में से हम 60 केजी दूध में से अगर हम 6 केजी दूध निकाल लेते हैं तो इसका मतलब 54 केजी दूध बचा, कितना में 60 में, यानी जो दूध का भाग बचा वो 9/10 दूध का भाग बचा। तो यानी अगर हम 60 का कितना बचेगा 9/10 भाग बचेगा, और यह प्रक्रिया हम 2 बार और दोहराएं, यानी 2 बार और 9/10 बचेगा, यानी जो शेष दूध का भाग बचेगा वो इतना बच जाएगा। इस सवाल को हम लोग इसी तरीके से बनाएंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल मात्रा लिख लेंगे 60 केजी टोटल मात्रा लिख लिए। अब क्या बोला जा रहा है कि उसमें से दूध में से 6 केजी दूध निकाल लिए, तो हम ये निकालेंगे कि अगर हम 6 केजी दूध निकालते हैं तो कितना दूध बच जाता है, यानी दूध का कितना भाग बच जाता है। तो 54 केजी बचता है 60 में, यानी 9/10 भाग दूध बचता है। एक बार 6 केजी निकालने से 9/10 भाग बचा, यानी इतना भाग बचा। अगर हम 2 बार और निकालेंगे तो 2 बार 9/10 भाग बच जाएगा। अगर हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा। 1 0 से 1 0 काट देते हैं, फिर यहाँ पे 9 9 81 और फिर 9 6 54, यानी 54 गुने 81 आया। 54 गुने 81 कैसे करेंगे, फिर पहले क्या करते हैं 4 को 1 से गुना करते तो 4 हो जाएगा, फिर ये 5 32 32 5 37 3 और 8 5 40 3 43, यानी 4374, यानी इसका जो पूरा कैलकुलेशन आया वो 4374 और नीचे 100 यानी 43.74 केजी इस दूध यानी दूध का मात्रा बचेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं। 11 संख्या का औसत 35 है, यदि प्रथम 6 संख्या का औसत 32 है और अंतिम 6 संख्या का औसत 37 है तो छठी संख्या क्या होगा। 11 संख्या का औसत अगर 35 है तो टोटल योग कितना हो जाएगा, यानी टोटल योग हो जाएगा 385, 11 को 35 से गुना करके, यानी पहला 6 संख्या लेंगे, यानी 1 से लेकर 6 तक का अगर हम योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 32 गुने 6 यानी 192। फिर अंतिम 6 संख्या यानी फिर 6 से लेकर 12 तक का हम योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 37 गुने 6 यानी 7 6 के 42 और 7 1 4 25 252। तो जब हम इस दोनों को ऐड करेंगे तो 2 बार 6 आ जाएगा, यहाँ पे 2 बार 6 आ जाएगा और टोटल 6 6 12 संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब 1 से लेकर 12 तक यानी 6 2 बार आ गया। 1 से लेकर 12 तक का जो योग आया वो कितना आ गया, अंतिम 6 से लेकर 11 तक का ही योग निकालना था, 6 से 11 तक का, तो कितना आ जाएगा 252 और प्लस ये
195, 9 2 2 4 9 5 444। अगर हम इस 12 संख्या में से ये 11 संख्या को माइनस कर देंगे तो 6 जो 2 बार आया था तो एक बार 6 का बच जाएगा, यानी 444 में से 385 को अगर हम माइनस कर देते हैं तो कितना आता है 49। सॉरी, यहाँ पे कैलकुलेशन में गलती हो गया था, यानी 37 गुना 6 करेंगे 7 6 42, यानी 222 ही आएगा यहाँ पे, यानी 2 2 4 9 2 11 1 12, यानी 424 ही आया। सॉरी 2 2 4 9 2 11 11, यानी 414 आया। तो अगर हम घटाएंगे तो ये 29 आ जाएगा, यानी जो छठा संख्या होगा वो कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक विक्रेता 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े की लागत प्राप्त हो जाती है, यानी 33 मीटर कपड़ा का जो विक्रय मूल्य है वो 11 मीटर कपड़ा के क्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकाल लेंगे, क्रय मूल्य को काट कर यहाँ ले आएंगे तो ये 33 ही यहाँ आ जाएगा। ये इस तरीके से नहीं बनेगा। एक्चुअली यहाँ पे अगर ये रहता कि अगर 33 मीटर कपड़ा को विक्रय मूल्य 11 मीटर कपड़ा के लागत मूल्य के बराबर हो तब हम इस तरीके से बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये लैंग्वेज नहीं दिया गया। यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो 33 मीटर कपड़ा को बेचकर यानी 11 मीटर कपड़े की लागत के बराबर वो लाभ कमाता है, 11 मीटर कपड़े की लागत का लाभ प्राप्त करता है, 11 मीटर कपड़े की लागत का लाभ प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त करता है, तब ये सवाल बनेगा। तो लाभ बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और लाभ कितना हो रहा है 11 मीटर कपड़े के लागत मूल्य के बराबर, यानी जो लाभ हो रहा है वो 11 मीटर कपड़े के लागत मूल्य के बराबर हो रहा है। तो यानी जो लाभ है वो 11 मीटर कपड़ा का क्रय मूल्य है, और ये लाभ कब हो रहा है जब 33 मीटर कपड़ा को बेचते हैं, यानी 33 मीटर कपड़ा को बेचते हैं और 33 मीटर कपड़ा का खरीदते हैं, यानी 33 मीटर कपड़ा को खरीद और बिक्री करने पर 11 मीटर कपड़ा के लाभ के बराबर क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, ये 33 को हम इधर लाएंगे तो 44 वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो क्या हो जाएगा 33 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। अब ये विक्रय मूल्य को काट के नीचे ले जाएंगे और ये 44 को काट के नीचे इधर ले आएंगे। इसका मतलब क्रय मूल्य अगर 33 रुपये आ गया तो विक्रय मूल्य 44 रुपये, तो लाभ कितना होगा 11 रुपये का लाभ होगा, और क्रय मूल्य कितना 33 में गुना 100, यानी 11 से 3 बार में 100/3 यानी 33.1/3% का लाभ होगा। तो सवाल ये था कि एक विक्रेता को 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के लागत मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, लागत मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, लाभ मिलता है, तो उसका लाभ कितना होगा ये निकालना था। नेक्स्ट सवाल आते हैं। एक दुकानदार ने 15 केजी चावल 29 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदा और 25 केजी चावल 20 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदा। तो अगर 15 केजी चावल 29 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदा तो टोटल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 135, 13 और 15 30 और 13 43, 435 रुपये क्रय मूल्य आ जाएगा। फिर 25 केजी चावल अगर 20 रुपये की दर से खरीदा, 25 केजी चावल अगर 20 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदा, टोटल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 500। इसका मतलब टोटल जो क्रय मूल्य आएगा, टोटल क्रय मूल्य वो कितना हो जाएगा 5 4 935, टोटल क्रय मूल्य आ गया 935। और उसके बाद क्या करता है वो मिश्रण को 27 रुपये प्रति केजी के दर से बेच देता है, यानी 15 केजी हम यहाँ खरीदे थे, 25 केजी यहाँ खरीदे थे, तो जो टोटल चावल आएगा, टोटल चावल वो कितना आ जाएगा 15 + 25 यानी 40 केजी टोटल चावल आएगा। अगर इस 40 केजी को अगर हम 27 रुपये की दर से बेचते हैं तो जो टोटल विक्रय मूल्य आएगा, यानी जो टोटल विक्रय मूल्य वो कितना हो जाएगा 40 × 27, यानी 7 चौका 28, 4 9 8 1080 रुपये टोटल विक्रय मूल्य आएगा। तो यानी 1080 रुपये विक्रय मूल्य आया और 935 रुपये क्रय मूल्य आया, तो कितना का लाभ हुआ 935 हम लोग माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 145 रुपये का लाभ हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 8 नाविकों वाली नाव में उनके नाविक का औसत भार में इतना केजी का वृद्धि हो जाता है, यानी 3/2 केजी का वृद्धि हो जाता है। अगर 8 व्यक्ति हैं और औसत में 3/2 का वृद्धि होता है तो ओवरऑल कितना का वृद्धि होगा 2 चौका 8 यानी 12 केजी का वृद्धि होगा ओवरऑल।
अगर 8 व्यक्ति का औसत में 3/2 का वृद्धि होता है तो इसका मतलब कितना का वृद्धि होगा? 8 × 3/2 यानी 12 kg का वृद्धि होगा। ये वृद्धि क्यों होता है? क्योंकि 60 kg के स्थान पर एक नया नाविक आ जाता है। इसका मतलब जो नया नाविक आया होगा वो 12 kg ज़्यादा का आएगा, तभी तो उसके तो सभी के भार में 12 kg का वृद्धि हो जाएगा। तो इसका मतलब जो नया नाविक आएगा वो 60 + 12 यानी 72 kg का होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं। 20 ओवर के एक मैच में उसे जीतने के लिए ज़रूरी रनों का जो दर था वो 7.2 था। इसका मतलब अगर 20 रन का जो औसत था वो 7.2 था, इसका मतलब 2 दूना 4 144 रन बनाता तो वो जीत जाता। तो हमें कितना ज़रूरी रन है, यानी कितना रन बनाना ज़रूरी है? जो ज़रूरी रन है वो कितना है? 144 है। अब क्या बोला? यदि 15वें ओवर के अंत तक रनों का दर 6 आ जाता है, यानी 15 ओवर तक उसका औसत दर 6 था, इसका मतलब 15 × 6 = 90 रन ही बना पाया। 15 ओवर में 90 रन ही बना पाया। तो जीतने के लिए, शेष ओवर में जीतने के लिए हमें कितने रनों का दर ज़रूरी है? हमें 144 रन ज़रूरी था 20 ओवर में बनाने के लिए, लेकिन 15 ओवर में अगर हम 90 रन ही बनाए तो अभी हमें और कितना रन बनाना है? यानी 54 रन और बनाना है। और ये जो 54 रन यानी 54 शेष रन हुआ, शेष रन। और शेष ओवर मेरे पास कितना बचा? शेष ओवर 15 ओवर तो ख़त्म हो गया, बस 5 ओवर ही बचा। यानी अगर 54 रन 5 ओवर में बनाना है तो इसका मतलब जो मेरा औसत होना चाहिए कितना होना चाहिए? 54/5 यानी 10.8 रन प्रति ओवर मेरा औसत होना चाहिए जीतने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। यानी कहने का मतलब था कि 20 ओवर में अगर उसका रन और जीतने के लिए रन रेट 7.2 होना चाहिए, इसका मतलब 20 × 7.2 144 रन, यानी जीतने के लिए हमें 144 रन चाहिए। 15 ओवर तक जो रेट था वो 6 ही था, तो इसका मतलब 15 ओवर तक हम 90 रन बनाए। तो अब शेष हमें कितना रन बनाना है? 54 रन। और ये 54 रन कितना ओवर में बनाना है? 5 ओवर में बनाना है, क्योंकि 15 ओवर तो ख़त्म हो चुका। तो अगर 54 रन 5 ओवर में बनाना है तो औसत निकालने के लिए 54/5 यानी 10.8 रन प्रति ओवर। नेक्स्ट सवाल आते हैं। एक कलाई घड़ी को 720 रुपये में बेचे तो उसे 25% का हानि होता है। अगर 25% का हानि हो रहा है तो इसका मतलब हम लोग 75% में बेच रहे हैं। जब 75% में बेच रहे हैं तब जो विक्रय मूल्य आता है वो 720 हो जाता है। 25% का हानि होता है, इसका मतलब जब हम 75% में बेचते रहे हैं तो विक्रय मूल्य 720 आता है। जब हम लोग 1% में बेचेंगे तब विक्रय मूल्य कितना होगा? 720/75। और जब हम लोग 25% लाभ पे बेचेंगे, यानी 25% लाभ मतलब 125%, जब हम 125% में बेचेंगे तब विक्रय मूल्य कितना आएगा? 720/75 गुने 125। तो 25 से काटेंगे तो 3 बार में, 25 से ये 5 बार में, और 3 से 24 × 72 यानी 240 बार में, यानी जो आंसर आएगा वो 240 × 5 यानी 1200 रुपये विक्रय मूल्य आ जाएगा उसका। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल आते हैं। एक आयत की लंबाई में 12% की वृद्धि, चौड़ाई में 10% का वृद्धि, यानी किसी चीज़ में A% का वृद्धि हो और B% का वृद्धि हो तो जो इफेक्टिव वृद्धि होगा यानी प्रभावी वृद्धि, एक इफेक्टिव वृद्धि वो क्या हो जाएगा? A + B + A × B/100 ओवरऑल वृद्धि। तो इसमें 12 + 10 + 12 × 10/100, तो यानी 12 × 10 = 22 हो जाएगा। यानी 1 0 से 1 0 ख़त्म हो जाएगा, तो 12/10 यानी 1.2 हो जाएगा, यानी 22 + 1.2 यानी 23.2% का ओवरऑल वृद्धि हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि ब्याज की गणना प्रति वर्ष के आधार पर की जाए तो 8000 की राशि 2 वर्ष में 8820 रुपये हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगा? तो चक्रवृद्धि ब्याज में अमाउंट बराबर क्या होता है? P × 1 + R/100⁻T। ठीक है, तो यानी अमाउंट कितना दिया गया? 8820, और प्रिंसिपल कितना दिया गया? 8000 = 1 + R निकालना है /100⁻T, यानी T 2 साल दिया गया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे? ये जो 8000 है इसको काट के हम यहाँ ले आएंगे और इसको ऐसी संख्या से काटेंगे, यानी काट के वहाँ तक ले जाएंगे जहाँ पे किसी न किसी का स्क्वायर हो जाए। यानी यहाँ पे स्क्वायर है तो वो स्क्वायर होना चाहिए। 1 0 से 1 0 काट देते हैं, 2 से फिर काटेंगे तो 441 बार में,
फिर ये 2 से काटेंगे तो 400 बार में, यानी 441/400, यानी यहाँ पे क्या आ गया 441/400 आया। यानी इसको लिख सकते हैं 21/20 का स्क्वायर, 441 21 का स्क्वायर है, 420 का स्क्वायर बराबर 1 + r/100 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से अगर ये स्क्वायर हटेगा तो ये एक इधर आएगा, तो यानी 21/20 में से एक घटेगा, ये एक घटेगा, तो यानी 1/20 बराबर r/100, और ये 20 से कितना बार में 5 बार में, यानी जो रेट आएगा वो 5% आ जाएगा। इसको बेसिक से ही बना लेंगे, सॉरी 5%, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल आते हैं। 12,000 की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग का 3 वर्षों की दर से 12% दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग का 9/2 वर्षों की 16% दर से साधारण ब्याज बराबर है। तो पहले भाग और दूसरे भाग का पारस्परिक अनुपात क्या करें। देखिए अनुपात अगर निकालना है तो दोनों भाग को हम XY मान लेंगे, ठीक है। अगर कोई भाग निकालना होता है तो हम एक भाग को x मानते हैं, दूसरा भाग को 12,000 - x, लेकिन अनुपात में ही निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको एक भाग को x मानेंगे तो दूसरा भाग को y। पहला भाग x पर 3% की दर से 3 ईयर के लिए 12% की दर से ब्याज इतना हो जाएगा, और दूसरा भाग पर 9/2 वर्ष में 16% की दर से इतना ब्याज हो जाएगा, और दोनों ब्याज क्या है आपस में बराबर हैं। तो अगर हम यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो ये 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, और 3 से कितना बार में 3 बार में 4, और ये 3 से कितना बार में 4 बार में, और ये 4 से 4 बार में, और ये 2 दूना 4, यानी x और ये y कट के नीचे आएगा बट्टा y बराबर 2/1, यानी दोनों भाग का जो अनुपात आ गया वो 2:1, ऑप्शन नंबर ए आ गया। पहले भाग और दूसरे भाग का पारस्परिक अनुपात 2:1, यानी एक्चुअली हमें दोनों भाग का अनुपात ही निकालना था, इसीलिए x और y माने ताकि डायरेक्ट हमें आंसर आ जाए। अगर 12,000 - x मानेंगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा सा 2-3 स्टेप आगे और करना पड़ जाएगा कैलकुलेशन। नेक्स्ट सवाल आते हैं। 60 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चल रही यदि एक रेलगाड़ी की लंबाई 73 मीटर हो तो 87 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। जो टाइम बराबर होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। अगर 73 मीटर लंबा रेलगाड़ी 87 मीटर लंबे पुल को पार करेगी, इसका मतलब वो खुद की लंबाई को भी पार करेगी, साथ साथ उस पुल की लंबाई को भी पार करेगी, और उसका चाल कितना दिया गया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मीटर में है और आंसर सेकेंड में निकालना है, और ये किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है। तो इसको भी हम लोग 5/18 से गुना करके मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दें। अब हम ऊपर दोनों को जोड़ेंगे तो 7 × 10 160 आ जाएगा, बट्टा यानी ये 6 से 3 बार में और 6 से 10 बार में, ठीक है। 160 और ये 3 ऊपर चला जाएगा, और नीचे 10 × 5 यानी 10 से 10 कैंसिल, यानी 16×48/5, यानी 5 से 9 × 5 = 45, 9.6 सेकेंड आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आज का सेशन ये समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।